नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। देश में 5 राज्यों के लिए मतगणना जारी है। जी हां, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर कहीं पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा जारी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना जादू बरकरार रखा है। ममता दीदी का जादू पश्चिम बंगाल में चल गया है। एक बार फिर तीसरी बार अगर रुझानों पर ध्यान दिया जाए तो तीसरी बार ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ गई हैं। तीसरी बार ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर रुझानों को देखें तो बहुत बड़ी बढ़त टीएमसी ने इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनाई हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जादुई आंकड़े से काफी बढ़त बनाई हुई है। जादुई आंकड़े 147 के हैं और टीएमसी 205 सीटों पर इस वक्त चल रही है। वहीं बीजेपी 85 सीट पर ही अभी तक आ पाई है। सैकड़ा के आंकड़े से भी पीछे बीजेपी इस वक्त बनी हुई है। आपको बता दें, सैकड़े के आंकड़े भी अभी तक बीजेपी ने नहीं छुपा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी को अभी भी उम्मीद बरकरार है। चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। नमस्कार जी विनोद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्या हुआ, कहां चूक हुई? पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी ने खेला कर दिया। देखिए, ऐसा है जनाब, मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो असम के इलेक्शन में था, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को जितना मैंने देखा है और सुना है, मैं अगर सच कहूं थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन जिस तरीके से कम्युनल अपील ममता दीदी ने की थी कि मुसलमान सब एक हो जाएं, तो आपको परिणामों पे इसका सीधा असर दिख रहा है जी। 60 सीट जो मुस्लिम बाहुल्य हैं वो पूरी की पूरी ममता जी की झोली में गई हैं। और अगर आप उन 7 सीटों को नॉन कम्युनल उसमें देखते, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखते, तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और होते जी। विशुद्ध रूप से ये ममता जी की हार है और कम से कम प्रदेश की जनता ने उनको उनकी सीट पर तो मुंह की दे ही दी है। ये एक हारी हुई मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई हार जाए और उसकी पार्टी जीत जाए। लेकिन अभी तो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे हो गई हैं विनोद जी, आगे चल रही है ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे उस सीट को, आप निश्चिंत रहिए जी। मतलब आपको अभी भी उम्मीद बरकरार है। रुझानों पर अगर ध्यान दें तो रुझान तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। परिवर्तन की लहर तो फेल हो गई पश्चिम बंगाल में, सिर्फ दीदी का खेला ही नजर आ रहा है ना। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट साफ हो गए, कांग्रेस साफ हो गई, कहीं लड़ाई में बचे नहीं, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे इनका कोई समझौता हो गया। ममता, हर चीज संभव है। राहुल गांधी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में गए नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी रैलियां विड्रॉ करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से अपील की थी ममता ने, चिट्ठी लिखी थी कि सब लोग एक हो जाएं, तो लोगों ने मैदान छोड़ दिया और इसलिए इनका सुपड़ा साफ हो गया वहां से। इन चीजों पर भी लोगों को, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, हम तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो विश्लेषक लोग हैं उनको इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लेफ्ट है और कांग्रेस है, इन दोनों ने घुटने टेक दिए या ममता के साथ इंटरनल कोई समझौता कर लिया और इसलिए ये अपना कोई प्रभाव वहां दिखा नहीं सके, एक सीट पर सिमट गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इनकी वहां बनी है जी। और इन सब चीजों का परिणाम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है जी। फिरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, विनोद जी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे, लेकिन रुझान इस वक्त कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार आगे बनी हुई हैं, तो क्या कहना है इस बारे में, कैसे जीतेंगे शुभेंदु? देखिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है उसकी टीएमसी की, और वो कहीं 250-250 के बीच में फिनिश करेंगी, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें रहेंगी जी। ये कम्युनल कार्ड की बात कर रहे थे तो मुझे तो आज हंसी आ रही है इनकी गोटिया जी की बात सुन के, या बिल्ली भी दूध से तौबा कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी पार्टी ने क्या नहीं किया
इनके हेमंत विश्वा शर्मा ने तो असम में कहा कि हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए जी। ये बंगाल में इन्होंने जो है लोग जो थे बंगाल के, वो इसी बात से चिढ़ रहे थे कि हमारे बंगाल में ये कुछ लोग आए हैं जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं और इस तरीके की काम कर रहे हैं और हमारे बंगाल में सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, इसलिए लोग चिढ़े हुए थे इनके यहाँ बंगाल में। और जो भी जीतें बीजेपी की आ रही हैं वो बीजेपी के कैडर के लोग नहीं जीत रहे हैं, वो जो आयातित लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, जो टीएमसी से आए थे, सीपीएम से आए थे, कांग्रेस से आए थे, वो जीत रहे हैं। इनके तो खुद केंद्रीय मंत्री टॉलीगंज से चुनाव हार रहे हैं, बाबुल सुप्रियो, सभी लोग चुनाव हार रहे हैं, इनके जितने तीनों के तीनों सांसद थे सब चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत रही है, जीत रहे हैं वो लोग। और जहां तक हम लोग सब साथ होने का सवाल है तो सब साथ होना ही पड़ेगा पूरे विपक्ष को, पूरे देश को। इन्होंने पूरी केंद्र सरकार जो थी वो चुनाव लड़ने में लगी थी और पूरे देश को झोंक दिया कोरोना की इस विशालकाय जो था कोरोना अपना काम करता रहा और सरकार चुनाव लड़ती रही और आज लोग जो है काल के गाल में समा रहे हैं। तो ये जो बंगाल के चुनाव है ये इतिहास में लिखे जाएंगे कि बंगाल का चुनाव हो रहा था और कोरोना अपना काम कर रहा था। ये आज का मुद्दा ये है कि कोरोना पे हम बात करें, चुनाव तो आते जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ खेला हो चुका, चुनाव वो हार चुकी वहाँ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर अगर बात ये है, फिरोज जी अगर बात ये है तो चुनाव की रैलियां तो सारी पार्टियां कर रही थी जी, सभी ने चुनाव की रैलियां की है। केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी क्यों ध्यान नहीं रखा जी, उसने चुनाव आयोग को ये एडवाइजरी जारी करते कि भाई चुनाव नहीं कराए जाएं, चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। अगर आपने कर दिए होते, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को छाप रहा है कि भारत ने जो है चुनाव कराने की वजह से पूरे दुनिया को जो है परेशानी में डाल दिया। आज इतना मास पॉपुलेशन का देश इस तरह कोरोना से संक्रमित हो गया और वो भी इतने खतरनाक स्ट्रेन जो है वो भारत में है, तो दूसरे देशों को भी इसका खतरा हो गया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो कह दिया, अपने नागरिकों से कह दिया कि अगर आप भारत में रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आएंगे तो 5 साल की सजा होगी। वो तो अपनी एम्बेसी के लोगों को नहीं आने दे रहे अपने देशों में, उनकी सरकारें तो इतनी सजग हैं और हमारी सरकार जो थी वो चुनाव लड़ती रही। जी। और आज हमारा विनोद जी से जवाब लेंगे इसका। विनोद जी बताएं, फिरोज जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अपना कैडर नहीं दिखा सकी बीजेपी, तमिल में, केरल में कहीं पर भी बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, क्या वजह रही इसके पीछे? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है ना जी, ये फिरोज जी की स्थिति है। एक सीट तो जीते नहीं बंगाल में और ज्ञान बांट रहे बीजेपी को। बीजेपी 3 से बढ़ के 85 सीटों पे अभी जो रुझान चल रहा है 85 सीटों पर गई है जी। सरकार बनी या नहीं बनी, लेकिन वहाँ जीतने वाली पार्टी जो है वो सिर्फ बीजेपी है। बाकी ममता अपनी परिस्थिति बचा के रख पाई है और कांग्रेस और टीएमसी लेफ्ट का सुपड़ा साफ हुआ है। तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग हैं, इनके ऊपर क्या बात करूं मैं जी। कोरोना के ऊपर क्या कहेंगे फिर विनोद जी? कोरोना की जहां तक ये बात कर रहे हैं तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। ये बताते हैं कि जो 80% शेयर इनके राज्यों से था कोरोना का, वहाँ ये क्या कर रहे थे, ये महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, जवाब दीजिए फिरोज जी। क्या कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे, इनका मुख्यमंत्री असम में क्या कर रहा था, फिरोज जी जवाब दीजिए, क्या कर रहे थे आप अपने शासित प्रदेशों में? आसान है, कहना बड़ा आसान है, उदाहरण देना बड़े आसान है, करके दिखाने में पसीना छूट जाता है। सवाल ये वो लोग हैं जिनने 70 साल में एक एम्स बनाया और दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जिनने 6 साल अटल जी की सरकार में और 7 साल माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमने 20 एम्स बनाने का काम किया है। हम वो लोग हैं जिनने हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। ये क्या किस मुंह से हमसे बात कर रहे हैं? 7 साल में 70 साल का एहसान मांगने की बात कर रहे हैं ये, और इसलिए इनको ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। थोता ये थोते चने हैं, ये घने बाजते हैं, इनने किया कुछ नहीं है, ये सिर्फ बताने की बातें करते हैं। जवाब दीजिए, जवाब ले लें सर, जवाब दीजिए फिरोज जी। कहीं एक एम्स नहीं बनाया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसको भी मोदी सरकार ने बंद कर दिया। आज पूछना चाहता हूँ आयुष्मान योजना कहाँ है? मेरा आपसे कहना है कि झूठ बोलने वाले लोगों को अपनी चैनल पर बोलने का अधिकार ना दें।
मेरा देखिए, आपसे बोलिए। कहना है कि झूठ बोलने वालों को, मक्कार लोगों को, जो गलत बातें करते हैं, उनको अपने चैनल पर बोलने का देखिए, अधिकार ना दें। नहीं विनोद जी, इस देश नहीं, में इसको कई पर्सनल एम्स है कि डिबेट नहीं मत है? बनाइए विनोद जी, इसको आप पर्सनल डिबेट मत तो बनाइए। पर्सनल बात कर रहे इस हैं। देश में ठीक है? 21 एम्स है कि नहीं है? इस देश में देखिए। 21 एम्स कार्यरत है कि जी, नहीं है? पूरे तो ये मनमोहन कैसे सिंह ने कह रहे हैं कि बनाए, कहीं कोई पूरे एम्स नहीं मनमोहन बनाया? सिंह ने बनाए, पता कर लीजिए आप। इस मध्य प्रदेश के अंदर 20 से ऊपर मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है? फिर ये कैसे कह रहे हैं कि कहीं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया? सुनिए, और इसलिए झूठ बोलने वालों को, गलत जवानी का प्रयोग करने वाले लोगों को अपनी चैनल पे आप आने मत दिया करें। झूठ बोल बोल के देश की जनता के मन में अरे अब आप भय और बोल भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं ये। अरे आज आप इतना परेशान क्यों है विनोद भाई? परेशान नहीं हूं मैं, आपको आपकी स्थिति बता रहा हूं। परेशान है आज। अरे भाई ये तो चुनाव है, आते जाते हैं। बेशर्मी से हम बात नहीं कर सकते ना। 21 एम्स देश के अंदर बने और हम कहें कि एक भी नहीं बनाए। ठीक है, आप भोपाल से बात कर रहे हैं, भोपाल में आपकी छाती पे एक एम्स बनाया कि नहीं बनाया? हाँ रुकिए, उसमें भोपाल स्वाद का, हाँ सुन लीजिए ना। अब आप चुप ही नहीं होते भाई, क्या बड़ी मुसीबत है। भोपाल का एम्स जो बना है वो अटल जी ने तो घोषणा की थी, वो भी आखिरी समय में 2003 में जब उनकी सरकार जा रही थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया और ये एम्स बन के तैयार हुआ। जो एंकर है हमारी, वो आपको बता देंगे। कल्पना नहीं थी एक वार्ड बनाने की भैया। सुन लीजिए, हमें बहुत अच्छे से सुना हुआ हूँ। अरे सुन लीजिए, अब आप चुप ही नहीं हो रहे, आप चुप ही नहीं हो रहे। जनता को, देश की जनता को गलत जानकारियां मत दीजिए, है ना? आज वैक्सीन नहीं लगा पा रहे केंद्र सरकार। 6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को 15 करोड़ वैक्सीन, 16 करोड़ वैक्सीन। विनोद जी एक बार सुन लीजिए फिरोज जी की पूरी बात। विनोद जी आपने सवाल कर लिया, आप जवाब तो देने दीजिए हमको। 16 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? 2.43% है, फुली वैक्सीनेटेड 2.43% है लोग। अरे तो आपकी 140 करोड़ आबादी को आप क्या चाहते हो? 1 महीने में वैक्सीन लग जाएगा? ठीक है, आज मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाने को वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वो तो चली गई। रेमडेसिविर था वो भी एक्सपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन था वो भी एक्सपोर्ट हो गया, और आप चुनाव लड़ते रह गए। और लोग आज एक सिलेंडर के लिए परेशान है, लोग आज सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगी, पहले तो एक एक करके जवाब दीजिए, इसको पर्सनल डिबेट ना बनाएं। और अगर रही बात कोरोना की, तो कोरोना किसी पार्टी का नहीं है। कोरोना देश के खिलाफ एक हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, सबको साथ आने हैं देश के लिए। तो इस वक्त पॉलिटिकल मुद्दा इसको बनाना सर बेहद शर्मनाक है। मैडम कहाँ है हमारे पीएम केयर फंड का पैसा? कहाँ है वो वेंटिलेटर? कहाँ है वो ऑक्सीजन के टैंकर? सोनिया गांधी पर खर्च नहीं हो रहा है पीएम केयर फंड का पैसा, राजीव गांधी फंड की तरह। फिरोज जी देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है पीएम केयर फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह। तो इतना ही अंतर है उसमें और इसमें, ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे इनकी बोखलाहट देख के हंसी आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास है क्या हंसने और रोने के लिए? फिरोज जी देखिए, कोरोना पर ये वार पलटवार तो जारी रहेगा और ये बेहद शर्मनाक भी है, क्योंकि इस वक्त देश को साथ आने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे की कमियां गिनाने की। खैर बात ये है कि जी फिरोज जी मेरा सवाल सुन लें। कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनावी रुझानों पर बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी बहुत सारे राउंड होने बाकी है, वोटिंग बाकी है, मतगणना बाकी है बहुत सारे राउंड की। तो ऐसे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा को अभी भी उम्मीद जगी हुई है पश्चिम बंगाल में। देखिए वो निर्णायक है। हम लोगों ने इतने चुनाव देखे हैं, आपने भी बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं। जो 210 से ऊपर निकल गई अब टीएमसी, अब उसका पलट के आना 125 हो जाए, ये संभव नहीं है जी। और ये होने जा रहा है वाला भी नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी सरकार बना रही हैं, ये तय है। बंगाल का लैंडस्लाइड है। बाकी और राज्यों में, बंगाल और तमिलनाडु तो बिल्कुल क्लियर है। बाकी और राज्यों में हो सकता है कि नतीजों में परिवर्तन हो जाए, तो हो सकता है। बाकी बंगाल और तमिलनाडु का तो क्लियर है कि ये दोनों राज्यों में एक जगह डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन रही है, दूसरी जगह टीएमसी की सरकार बन रही है। तो ये इन चीजों से तय है, नतीजों से। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा कर सकती थी वो इस चुनाव में, वो पूरी सरकार लेके कूद गई। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और तमाम चीजों के रेट बढ़े और जो तरीके उसने अपनाए इस चुनाव में, ये 8 चरण का चुनाव आयोग ने जो था दबाव में दिया था कि 8 चरण तक का चुनाव होगा, लेकिन ये 8 चरण तक का चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है बंगाल के लोगों का। और पूरे देश में कोरोना फैला है इन चीजों से।
और जी। नतीजे फिरोज जी, साथ ही साथ आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर केरल की बात की जाए तो एलडीएफ 87 सीटों से सरकार अभी तक रुझानों की अगर मैं देखूं बात करूं तो 87 सीटों पर आगे है, लेकिन केरल में तो राहुल गांधी ने भी पूरी अपनी शक्ति झोंक दी थी। तो क्या हुआ केरल में? क्षेत्रीय मुद्दे भारी पड़ गए। आपसे पूछिए, नेक टू नेक फाइट चल रही है वहाँ केरल में भी और असम में भी नेक टू नेक फाइट है, पौंडीचेरी में भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। यहाँ दो राज्यों का सामने दिख रहा है आपको चुनाव कि अब कोई पार्टी जो है 60-70 सीटों से ऊपर चल रही है और वो वापस 100 सीटें नीचे खिसक जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है इन बातों का। चाहे वो डीएमके की बात कर लीजिए या आप टीएमसी की बात कर लीजिए, वो दोनों पार्टी ना, वो हमारा डीएमके से तो हमारा गठबंधन है, टीएमसी तो हमारी पार्टी नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है सामने चुनाव की, और वर्तमान में चुनाव पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोगों को कोरोना पे बात करनी चाहिए। कोरोना पे सर बात बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल बात करते भी आ रहे हैं लगातार, लेकिन कोरोना पर बात ही तो नहीं हो पा रही है ना। लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आप सवाल करेंगे वो जवाब देंगे, आप आरोप लगाएंगे वो आरोप लगाएंगे। पर मैं जी बिल्कुल विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या बंगाल में जो बंगाल वर्सेस बाहरी का जो नारा लगातार दिया जा रहा था टीएमसी द्वारा, लगातार बंगाल की बेटी, बंगाल वर्सेस बाहरी लोगों का जो नारा दिया जा रहा था, तो एक बार फिर से दीदी ने तो खेला कर ही दिया है। तो क्या मोदी लहर जो चली थी पश्चिम बंगाल में, जो परिवर्तन होने वाला था, उसकी लहर जो थी वो रुक क्यों गई? मैंने आपको कहा इन बातों को पूरी समग्रता में देखना पड़ेगा। बंगाल के अंदर लेफ्ट का और कांग्रेस का जो घुटना टेकने का प्रायोजित कार्यक्रम रहा है, टोटल सरेंडर रहा है, उसके कारण उन सीटों पर जो सीटें ममता ने जहां इस बात का आग्रह किया था कि मुसलमान एक हो जाएं, उन सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट अपना कोई प्रदर्शन नहीं दिखा सकी। उसके कारण ममता को अप्रत्याशित लाभ हुआ है। अगर 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस और लेफ्ट खड़े रहते अपने पैरों पर, घुटने नहीं टेकते, तो परिणाम आज दूसरे होते और आपको दूसरा नजारा दिख रहा होता। जहां तक अभी रुझानों का सवाल है, जैसा आपको भी पता है कि लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जो 1000 के अंतर पर आगे पीछे चल रही हैं जी। और इसलिए तो क्या विनोद जी आपको इस चीज का अनुमान पहले से नहीं था? 200 पार का नारा फिर कहां से आ रहा था? क्योंकि मथुरा के अलावा आपको कोई और वोट बैंक नहीं मिला, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कारण ही नहीं है। क्यों 85 सीट पर थोड़ी ना मथुरा कोई वोट बैंक है। 85 सीट्स अगर बीजेपी जीत रही है तो वहां सिर्फ मथुरा वोट बैंक थोड़ी ना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल 85 ना सही पर लगभग 70 सीटों पर तो है ना? 100 सीटें विनोद जी, लगभग 70 सीटों पर तो है ना? जो 100 सीटें 1000 वोट से फंसी हुई हैं, वो इतना कम मार्जिन है, इतना नैरो मार्जिन है 2.5 लाख और 3 लाख के वोटर में, कि वो कभी भी चेंज हो सकता है या उनमें बारीक कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा फासला रह सकता है। अब अगर मान लीजिए कि वो जो 100 सीटें 1000 से जहां दूसरी पार्टी आगे है, अगर थोड़ा सा प्रयास और हो जाता, थोड़ी सी परिस्थिति और बन जाती, थोड़ा गुंडागर्दी नहीं होती, थोड़ा कांग्रेस खड़ी रहती, थोड़ा लेफ्ट खड़ा रहता, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती 100 की 100 सीटें। लेकिन कांग्रेस के घुटना टेकने से और लेफ्ट के घुटना टेक होने से ये परिस्थिति बनी है कि वो 100 की 100 सीटें 1000, 800, 500, 700 के मार्जिन से टीएमसी के पक्ष में निकल गई। फिरोज जी, लगातार बीजेपी का भी कहना है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर नाच रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से भी आपने दगा कर दिया। आप क्या सरेंडर कर दिया कांग्रेस ने दीदी के सामने? देखिए, वहाँ विचारधारा की लड़ाई हो रही थी। एक विचारधारा थी जो वो विचारधारा थी जो 1942 में भी थी वहाँ, और जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और एक विचारधारा थी जो गांधीवादी विचारधारा थी। ममता बनर्जी से हमारे नीतिगत मतभेद है, लेकिन विचारधारा वो भी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस भी विचारधारा की पार्टी है। ममता बनर्जी तो पुरानी कांग्रेस की ही है, वो तो यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं, वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में मिनिस्टर रही हैं ममता बनर्जी। तो समझ में क्यों घुटने टेके? तो ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। जो ये कह रहे हैं कि ये 100 सीटों पे फंसी, जो मथुरा समाज इसलिए डाइवर्ट हुआ कि इन्होंने सीएए तो लाए, वहां तक तो मथुरा समाज खुश था, लेकिन जब इन्होंने एनआरसी की बात की तो मथुरा समाज को समझ में आया कि ये तो हमें भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि कागज तो हमारे पास भी नहीं है। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी का सारा खेला
जो था वो उल्टा होना शुरू हुआ। और उसके बाद लोगों में भी, जो बंगाल के लोग थे उनके भी मन में ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमारे बंगाल में, जो बंगाली एक संस्कृति है, जो बंगला जिसमें ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, जो मुसलमान है वो देवी जी के कपड़े सिलते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और पंडाल बनाते हैं, और जो हिंदू भाई हैं वो रमजान में और रमजान में और ईद में जो है टोपी लगाते हैं। तो ये बंगाल की सबकी संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी को ये संस्कृति पसंद नहीं की। और भारतीय लेकिन फिरोज जी, कहा तो ये जाता है ना कि वहाँ का मुसलमान ही सत्ता निर्धारित करता है, 6 दशकों से लगातार एकजुट होकर वोट देता है। देखिए, अगर उन्होंने एकजुट होकर वोट दिया है तो वो मुस्लिम ने ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिया है। उसने अच्छा। वो चाहते तो असदुद्दीन ओवैसी को या आईएसएफ को वोट दे सकते थे, लेकिन आईएसएफ भी क्रश हो गई वहाँ। आईएसएफ आई क्या वहाँ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, या असदुद्दीन ओवैसी जीते क्या वहाँ? मुस्लिम समाज ने हमेशा सेक्युलरिज्म का साथ दिया है, जो भारत की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है उसका साथ दिया है। बंगाल के सभी लोगों ने सर्वधर्म समभाव की संस्कृति का साथ दिया है। जीतते तो फिर वो आईएसएफ जीतती वहाँ, अगर मुस्लिम समाज जो था पोलराइज था तो जीतते तो असदुद्दीन ओवैसी जीतते। वो तो वो वहाँ तो वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं बंगाल में। जी, विनोद जी से इसका जवाब लेंगे। जी विनोद जी से इसका जवाब लेंगे। विनोद जी, फिरोज जी का कहना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से ममता को फायदा हुआ है, क्योंकि ओवैसी का पीरजादा फैक्टर जो था, ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने अगर देखा जाए तो पीरजादा फैक्टर जो वहां चलाया था पश्चिम बंगाल में, वो तो फेल हो गया। हेलो विनोद जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो देश भर में सबसे बड़ी ठेकेदार पार्टी है सेक्युलरिज्म की, कांग्रेस, इसको वोट क्यों नहीं किया वहां के मुसलमानों ने? इसको वोट क्यों नहीं किया वहां के मुसलमानों में, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जो बिल्कुल धर्म को नहीं मानते, जो सबसे बड़े सेकुलर मिजाज के लोग हैं, इनको वोट क्यों नहीं किया वहां के मुसलमानों ने? ये आप भी जानते हैं कि वहां के मुसलमानों ने ममता को वोट क्यों किया। ये मैं भी जानता हूं कि वहां के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट क्यों नहीं किया, फुरफुरा वाले को वोट क्यों नहीं किया। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये जितना ये ज्ञान बांट रहे हैं ना, ये ज्ञान से काम नहीं चलता, वस्तु स्थिति पे बात करना पड़ती है कि क्या हुआ वहां पे। ये तो मीठी मीठी बातें करके आप ये समझाने का प्रयास कर रहे हो कि इस देश में जो कुछ है सब सेकुलरिज्म के तहत चल रहा है, बाकी सब आप तो सबसे बड़े ठेकेदार हैं देश के अंदर। कांग्रेस सबसे बड़ी ठेकेदार है सेकुलरिज्म की। फिर क्यों नहीं मिला वहां मुसलमान का वोट? लेफ्टिस्टों को क्यों नहीं मिला वहां कांग्रेस का वोट? जवाब ये दें मैं विनोद जी, पूछना क्यों चाहता हूँ, नहीं इसका मिला? जवाब मांगिए इनसे। जी विनोद जी, बिल्कुल फिरोज जी की बात का जवाब दें कि क्यों नहीं मिला वहां मुसलमानों का वोट फिर बीजेपी को। तबका था, अकेले मुस्लिम ही नहीं, जितने भी सेक्युलर तबका था, असदुद्दीन ओवैसी हो या वो फुरफुरा शरीफ वाले हो, इन लोगों को भी वोट नहीं दिया, क्योंकि वो लोग अपने, जहाँ जितने सेक्युलर लोग थे वो अपने यहाँ किसी कम्युनल पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बंगाल में आके लोग इस तरीके की बातें करें जो ये यूपी में करते हैं, इनके योगी आदित्यनाथ और तमाम इनके नेता लोग करते हैं। वो लोग नहीं चाहते थे। अब सबक सीखो, हिंदू मुस्लिम मत करो। एक हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मुस्लिमों ने वोट दिया है, आप इस बात को भी याद रखिए। वो ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है। अगर जो मुसलमानों के लिए वोट देते तो वो असदुद्दीन ओवैसी को, फुरफुरा शरीफ को देते, और पूरी सीटें उन्हीं को मिलती। और जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी लड़े, सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, का उत्तर दीजिए कि उनने आप जैसे सबसे बड़े गैर सामुदायिक दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ जी, वो भी दे रहा हूँ। और जी, और इसीलिए उन्होंने जो जीतती हुई पार्टी थी, टैक्टिकल वोटिंग करके जीतती हुई पार्टी को जिता दिया जी। क्योंकि जीतती हुई पार्टी को ममता बनर्जी दिख रही थी। वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया वहां के लोगों ने। इसलिए इनको सीखिए कि पूरे देश में अगर राज करना है तो सर्वधर्म समभाव के साथ रहें, जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसके साथ रहें, और उसके साथ रहोगे तो पूरी देश में आपको राज करने मिलेगा। हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है, जो अनेकता, सुनिए पहले सुन लीजिए। अरे भाई, आप बीच में टोकोगे यार, आप बोलते हो, मैं नहीं बोलता, फिर आप बात पूरी कर लेने दीजिए पहले, है ना? जी जी, जो हमारी अनेकता में एकता की संस्कृति है, जो हमारी भाषाई अनेकता है, उस सबका सम्मान करना सीखो, सबकी संस्कृति का सम्मान करना सीखो, और ऐसे मुद्दों पे बात करो, विकास पे करो। ये जाके जगह जगह जाके हर प्रांत में जाके ये बीमारी पैदा करते हैं,
उस बीमारी को खोजते हैं, उस बीमारी को पैदा करते हैं, और इलाज कभी किसी बीमारी का नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। तो उसको बंद करिए आप जो नारा लगा रहे थे ना कॉमन सिविल कोड का, तो वहाँ कॉमन सिविल कोड बंगाल में नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है, वहाँ की पूजा पद्धति अलग है। आपके दर्द है ना कि वहाँ कॉमन सिविल कोड नहीं चल सकता, वहाँ एनआरसी नहीं चल सकता, वहाँ क्यों नहीं चलेगा इस देश के अंदर? तो बोलना था ना मथुआ समाज के सामने जाके कि एनआरसी करेंगे, इतनी भी सीटें नहीं आती, इतनी भी सीटें नहीं आती, पूरा करेंगे, आप चिंता मत फिरोज करिए। जी, अरे एक आप सवाल एनआरसी मेरा करके तो आपसे होगा। देखो तो हम एनआरसी करके, चिंता मत करिए आप। अरे करके देखो ना, हम तो कहते हैं करके तो देखो एनआरसी। करके दिखाया है, हम ही कानून लाए हैं, हम ही ने लागू हाँ, किया है, हम ही ने करके दिखाओ ना, लागू करके दिखाओ एनआरसी, फिर हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या है। सब लोग हमने जो है आसाम के अंदर पूरा गिनती की है, आप चिंता मत करो, हम ही करेंगे। ठीक है, आसाम में जाके कह रहे थे सीए लागू करेंगे, ठीक है, बंगाल सीए लागू नहीं करेंगे, बंगाल में कह रहे थे सीए लागू करेंगे। तो ये दृष्टिकोण बदलिए, ये देश है, धर्मशाला नहीं कि जहाँ से आना चले आओ। फिरोज जी बिल्कुल, पर आसाम में आपने भी सीएनआरसी को बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन कामयाब तो तब भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो आपको पसंद है। जी बिल्कुल फिरोज जी, आपसे मेरा सवाल, सीएनआरसी के दम पर आप आसाम में चुनाव लड़े, बड़ा मुद्दा था आसाम में आपका ये मुद्दा जो सीएनआरसी का मुद्दा था, लेकिन सफलता आपको आसाम में कभी नहीं दिखी। लुंगी टोपी और दाढ़ी की सरकार का AIUDF का चीफ कहता है कि दाढ़ी लुंगी और टोपी की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी उसके साथ मंच शेयर करते हैं, ये क्या बात करेंगे? ये बताओ, AIUDF आपकी जैसी है क्या कि दूसरे धर्म को गाली देती हो? AIUDF आप जैसी है क्या कि सबकी भागीदारी नहीं रखती हो? हाँ, हम तो सहमत है उनकी बात से। हाँ, नहीं ये तो आपको दिख रही है। दाढ़ी की बात करना ठीक है, राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आप उसके साथ समझौता कर रहे हो। हाँ, सुन, अब आप बोल लिए ना, अब आप क्योंकि फॉरेन से आए, आप विदेश से आए ना, अरे आप विदेश से आए हो, अरे आप विदेश से आए हो भैया, करके जिसको विदेश से आए हो ना, इसलिए आपको सबके वस्त्र दिखते हैं, आपको लोगों की थाली में खाना दिखता है, आपको लोगों की, भारतीय जनता पार्टी को लोगों की भाषा दिखती है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों का धर्म दिखता है। अगर नहीं दिखता कुछ तो भारत का नागरिक नहीं दिखता है। इसलिए तो मोदी जी प्रचार करते रहे हो, कोरोना में झोंक दिया पूरा देश, यही वजह है। इसलिए तो कह रहे हैं आप सुधर जाइए। बंगाल के लोगों ने आपको बिल्कुल सही 65,000 प्रतिदिन पे ले आए, इसीलिए। फिरोज जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि सीएनआरसी का मुद्दा असम में क्यों नहीं कारगर साबित हुआ? अरे आप शाम तक रिजल्ट आ जाने दीजिए पूरे, उसके बाद बात करेंगे ना। आप इस पे पूरे रिजल्ट आ जाए, उसके बाद बात करेंगे हम इस पे। आपको मतलब अगर ये मान लिया जाए कि आपको जीत की संभावना दिख रही है असम में, जिस तरह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत की संभावना दिख रही है, आप भी असम में जीत के सपने देख रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए। मैं तो पश्चिम बंगाल में जो निर्णायक बढ़त है उसकी वो 2/3 मेजॉरिटी पे जा रही है टीएमसी, और वहाँ डीएम के 2/3 मेजॉरिटी पे जा रही है, और अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। मैं तो उस बात पे कह रहा हूँ, असम में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में ये स्थिति है क्या? तो हो जाने दीजिए, पहले पूरे गिनती हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जी, तो आपसे ही जान लेते हैं फिर किस स्थिति में है कांग्रेस इन सारे राज्यों में? बात की जाए असम की, पांडुचेरी की, केरल की, कांग्रेस की क्या स्थिति है फिरोज जी? देखिए जो है वो हम पूरे रिजल्ट आएंगे, हम उस पर पार्टी संगठन बैठ के चर्चा करेगा। और ये किस स्थिति में है वो भी आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने पूरी रैलियां कर ली, लेकिन खेला हो गया प्रधानमंत्री का। जी विनोद जी, आप हंस रहे हैं इस बात पे, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि केरल, तमिलनाडु में बीजेपी ने पुरजोर मेहनत की थी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था बीजेपी ने, लेकिन वहां भी परिवर्तन तो नहीं हो पाया। देखिए ऐसा है, आप पूरे देश के पॉलिटिकल कैरेक्टर को समझिए। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई पार्टी है। अगर हम केरल में 1 से 4 हुए हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, क्योंकि हमारी वहाँ शुरुआत है, बिगिनिंग है। हम जब उत्तर प्रदेश में जाते थे, हम जब राजस्थान में जाते थे, हम जब पंजाब में जाते थे, हम जब हिमाचल में जाते थे, तो लोग हमारे बारे में यही कहते थे। लेकिन हम धीरे धीरे करके एक एक प्रांत को जीतते गए, और आज केंद्र में हमारी सरकार है। आज असम के अंदर हम रिटेन करके वापस आए हैं, बढ़ के जीत के आए हैं असम के अंदर। बंगाल के अंदर हम 3 से 85 पे पहुंचे हैं। इसलिए आप इसको
हल्के में मत लीजिए। जी। हमारी तुलना और कांग्रेस की तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि ये 415 वाले हैं जो 15 पे नहीं बचे हैं। जरा इनसे पूछो, हम तो 2 वाले हैं, 303 पे पहुंचे हैं, इसलिए हमारी और इनकी तुलना नहीं हो सकती। हम 2 से 303 पे पहुंचे हैं, ये 415 से 4 पे आए हैं। तो इनको कहो कि अपना सिंहावलोकन करें कि कहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस योजना के साथ आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे दक्षिण के प्रांतों में भी आप एक दिन कमल का झंडा लहराते हुए देखेंगे। आज केरल के अंदर 1 से 4 सीट पे हम गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी फिरोज जी, आपसे पूछना चाहूंगी 2023 के लोकसभा चुनाव का क्या आपको सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कमजोर होती जा रही है, क्या यूपीए में नेतृत्व करने की हालत में दिख रही है 2023 में? कांग्रेस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर असम जीत जाती है तो ये पहला राज्य होगा जहां पर ये वापस रिटेन करे हैं। बाकी कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी 2017 से आज तक रिटेन की है, बता दीजिए आप। कौन सा चुनाव ये राज्य सरकार में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है। और जो भावनाओं पे चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, कभी पुलवामा पे चुनाव लड़ती है, कभी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जनता जो है विकास के सवाल पे जब सवाल करेगी भारतीय जनता पार्टी से, और उसको जवाब देना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए, मैंने कहा ना, अभी जब पश्चिम बंगाल के पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 60 पे रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी वहां ये देखेगी कि जो लोगों को वो लाई थी खरीद के, वो लोग चुनाव जीत रहे हैं, और उनके कैडर के लोग केंद्रीय मंत्री चुनाव नहीं जीत रहा, जो जिसका केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव नहीं जीत रहा, तो आप समझ लीजिए कि उस पार्टी की क्या स्थिति है वहाँ बंगाल में। जी बिल्कुल, बीजेपी के सवाल हम विनोद जी से करेंगे फिरोज जी, लेकिन आप मेरे सवालों से लगातार बच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको कांग्रेस की क्या स्थिति दिख रही है 2023 में, क्योंकि भाजपा की बात हम विनोद जी से करेंगे, बिल्कुल उनसे ये भी सवाल हम ये करेंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि कांग्रेस जो है लगातार जो कमजोर पड़ती जा रही है, 2023 में क्या लग रहा है आपको, क्या सिनेरियो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कहीं कांग्रेस कमजोर नहीं है। कमजोर तो हमारे देश का जो जितना संवैधानिक ढांचा था वही हो गया। आज कोरोना की इस महामारी में एक संवैधानिक संस्था नहीं है जो देश की सामने खड़ी हो जनता के साथ, सरकार से सवाल पूछ ले, ठीक है ना। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जो है, वो देश के जनता के साथ खड़े होकर लोगों को ऑक्सीजन और न्याय नहीं दिला पा रहा। तो चुनाव आयोग जो है वो रेफरी बन गया। रेफरी जो था वो खुद ही गोल दागने लगा। आप देखिए तो क्या स्थितियां हो रही हैं देश में, कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कार्यक्रम तय करता है कि कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा कार्यक्रम नहीं करना है। मतलब अब आपका कहना ये है कि अब हर कोई सरकारी या जो भी है, तो वो अब दल जो भी हैं वो सब सरकारी एजेंसियां जो हैं अब बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे सारी सरकारी एजेंसियां चल रही हैं। ये 75 में पैदा नहीं हुए होंगे, इसलिए इनको आइडिया नहीं है देश में इमरजेंसी। विनोद जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। फिरोज जी का कहना यह है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जितनी भी देश में सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। सही बात है, बिल्कुल हकीकत है। मद्रास हाई कोर्ट की आपने टिप्पणी नहीं सुन ली कि इनके खिलाफ मर्डर का केस कायम होना चाहिए। फिरोज जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, एक बार इसका जवाब ले लेते हैं विनोद जी से। नहीं, रुक जाइए, मुझे पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पूरी। अच्छा, बोलिए आप बोलिए। ना, ईडी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, ठीक है, जिसके जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं होता उसके घर जाके छापा डाल देती है वो। चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग बिल्कुल हाथ डाले हुए है उसके सामने, इसलिए तो मद्रास हाई कोर्ट को इतनी तीखी टिप्पणी करनी पड़ी। वो जो था चीफ जस्टिस बोबड़े, वो उनको बचा के चला गया। अरे क्यों आर्टिकल 32 के तहत नोटिस नहीं दिया सरकार को कि बताओ क्यों लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, क्यों बताओ आपके क्यों 67 पत्रकारों के खिलाफ इन्होंने सेडिशन के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे लगा चुके हैं। तो जब पूरे देश की एजेंसियां जो है जिसको ग्रिप कर ले अगर कोई केंद्र सरकार, तो आसान होता है अपोजिशन के लिए। ममता बनर्जी के साथ क्या नहीं किया इन्होंने, गोलियां तक चलवाई, लोगों को गोलियों से भुनवा तक दिया, उनकी पुलिस निकाल के बाहर कर दी पूरी, और सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया वहां। किसने किया ये? चुनाव आयोग ने किया। उनके डीजीपी को किसने हटाया? चुनाव आयोग ने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव करा ले। ये सारी चीजें जब रहेंगी देश में तो कोई भी अपोजिशन को तकलीफ होती है वापस उठने में। लेकिन कांग्रेस जो है वो लड़ रही है, वो पूरी ताकत से लड़ेगी और हम जीत के आएंगे 2024 में। अब जवाब ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी बताइए, लगातार कांग्रेस का आरोप है कि जितनी भी
सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, सारी की सारी केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही हैं, सारी की सारी अब सरकार के, केंद्र सरकार के, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। मतलब सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है सारी सरकारी एजेंसियां, ऐसा कहना है कांग्रेस का, फिरोज जी का। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता भाई फिरोज सिद्दीकी जी की आयु कितनी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनका जन्म 75 के बाद हुआ होगा, इसलिए 75 के पहले का इतिहास इनको नहीं पता, जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और एजेंसियों को कब्जे में करने का मतलब क्या कहलाता है इनको पता होता शायद कि एजेंसियां कैसे कब्जे में की जाती हैं। इसलिए एक बार इतिहास पढ़ के आना 1975 का 25 जून का, जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी और कांग्रेस ने लगाई थी, तो आपको पता चलेगा कि एजेंसियां कैसे कब्जे में की जाती हैं देश के अंदर प्रामाणिकता के साथ लगी है। क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसलिए मुंह उठाओ और कुछ भी बोलते रहो। लेकिन विनोद जी, बिल्कुल, लेकिन विनोद जी 75 के बाद के साथ एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और अगर देश की एजेंसियां हमारे अधीन होती तो आपको आज कुछ और नजारा देखने के लिए मिल रहा होता, तब मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता कि हाँ, देश की एजेंसियां हमारे अधीन हैं। जी, लेकिन विनोद जी 75 के बाद जहां तक बात, अभी शाम को इनके प्रवक्ता आएंगे, उसी सुप्रीम कोर्ट की 4 दलीलें देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेमडेसिविर क्यों नहीं मिल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट इनके लिए मान्य हो जाएगा। अभी दोपहर के डिबेट में इनके लिए गुलाम हो गया है। तो ये जो दोहरे चरित्र के प्रवक्ता आते हैं, सुबह दूसरे शाम को दूसरे, अलग अलग टैबलेट लेके, इनसे पूछिए जरा कि शाम को फिर आपके प्रवक्ता उसकी दुहाई क्यों देते हैं अगर वो हमारे अधीन है तो। जी, लेकिन विनोद जी मैं आपसे कहना चाहूंगी 75 के बाद मेरा जन्म हुआ है और मुझे जहां तक याद है सीबीआई को तोता तो आप भी बोलते थे। हाँ, हम बोलते थे, जब इनके अधीन में था तो ये तोते की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब बात वही हो गई कि अगर बीजेपी के अधीन होगा तो कांग्रेस बोलेगी और कांग्रेस के अधीन तो बीजेपी। आप सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने नहीं कहा, हम सिर्फ उसको रिपीट करते थे। हमारे समय में एक भी मामले में किसी न्यायालय ने सीबीआई के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, ईडी के ऊपर कोई टिप्पणी की हो कि आप कौन सा मामला ठीक कर रहे हैं या कौन सा गलत कर रहे हैं, आप बता दीजिए। 7 साल के कार्यकाल में एक भी टिप्पणी सीबीआई के ऊपर न्यायालय ने की हो कि वो सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है, या एक भी टिप्पणी ईडी के ऊपर की हो, तो आप बता दीजिए। जी, अच्छा, तो फिरोज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि परिणाम से पहले ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था कि सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव बीजेपी ने लड़ा है पश्चिम बंगाल में, सभी पार्टियां एक साथ आए तो ही हरा पाएंगी। तो क्या लगता है अब ये मांग और तेज हो सकती है, सभी पार्टियां तेजी के साथ एक साथ आ जाएंगी? जब आप सही बात लिखी उन्होंने कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ती तो वो दिखती, ठीक है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां तो केंद्र सरकार चुनाव लड़ने लगी और पूरी की पूरी केंद्र सरकार जो है वो वहीं बंगाल में पहुंच गई और अपने पावरों का, अपने ताकत का, अपने रसूख का इस्तेमाल करने लगी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये शुभेंदु अधिकारी पे चिटफंड का आरोप लगाने वाले शुभेंदु अधिकारी को सिरमौर बना लिया इन्होंने। जितने कटमनी वाले थे वो कटमनी वाले इनकी पार्टी से चुनाव लड़ने लगे, भारतीय जनता पार्टी से। हर राज्य में ये लोगों को खरीदते हैं, पैसा देते हैं, इनका जो हम दो हमारे दो है वो पैसा देते हैं, ये खरीदते हैं सबको और खरीदते हैं, और साथ में या तो पैसे से मान जाए आदमी, नहीं मानेगा तो ये सीबीआई, ईडी, आईटी वो है ही, छापे मारती है, वो पहुंची जाती है वो लोगों के घर में, लोगों को पकड़ के ले आते हैं, किसी के घर किसी के लड़के को उठा लेंगे वो, किसी के दामाद को उठा लेंगे वो। ये तो गुंडागर्दी चल रही है देश में। आपके सामने ना शुभेंदु अधिकारी को जब ये कहते थे कि चिटफंड का घोटालेबाज है तो उसको क्यों रखा, हेमंत विश्वा शर्मा जब कांग्रेस के साथ था तो ये उसको घोटालेबाज कहते थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते थे। अब वो शायद मुख्यमंत्री बने, इनके उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, तो ये तो खाली बोलने वाले लोग हैं कि हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। आपको एक बड़ी खबर भी हम पहुंचा दें अपने दर्शकों तक कि 7वें राउंड तक दमोह में, बात अगर मध्य प्रदेश राज्य के दमोह की जाए तो दमोह में कांग्रेस 4000 वोटों से आगे है। 4000 वोटों से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुई है। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी 4169 वोटों से आगे हैं। विनोद जी, दमोह में भी बीजेपी कमजोर हो गई?
देखिए अभी काउंटिंग चल रही है, 21-22 राउंड की काउंटिंग है। अभी तो 6-7 राउंड हुए हैं, बहुत समय बाकी है। विनोद जी, 7वें राउंड की वोटिंग मैं आपको बता रही हूँ, 7वें राउंड की मतगणना मैं आपको बता रही हूँ। और सुबह से विनोद जी बात सुनिए, 7वें राउंड की मैं आपको मतगणना बता रही हूँ और लगातार पहले राउंड से ही बीजेपी दमोह में अभी तक एक बार भी बढ़त नहीं बनाती नजर आई है। लगातार पीछे चल रही है सुबह से बीजेपी दमोह में। मैंने कहा ना कि 21-22 राउंड की काउंटिंग है, 33% काउंटिंग हुई है, अभी 66% बची हुई है। परिणाम आने दीजिए, फिर बात करेंगे। जी फिरोज जी, आपसे भी जानना चाहूंगी क्या हुआ दमोह में, तो कांग्रेस आगे चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विनोद जी का कहना यह है कि अभी भी जारी है मतगणना, जब बात आएगी मतगणना निकलेगी पूरी, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद बात किया जाएगा। देखिए पिछले 4-5 चुनावों में अगर देखें इसका एनालिसिस, जब जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन विजयी हुआ कौन पराजित हुआ। लेकिन जो दमोह है, दमोह में कभी भी हार जीत जो है 2,500-3,000, 1,000, 500, 1,000, 1,200, 1,500 ऐसी जीत होती है। पिछली बार कांग्रेस 750 वोटों से जीती थी, उससे पहले जयंत मलैया 130 वोटों से जीते थे, उससे पहले जयंत मलैया 452 वोटों से जीते थे और एक बार 5,000 से भी जीते थे। तो दमोह का ये है कि अगर हमको 4,422 की लीड मिली है तो इसका मतलब ये है कि ये काफी संतोषप्रद है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। और जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो हमको आशा है कि ये बढ़त कायम रहेगी अजय टंडन जी की और वो निर्वाचित होकर विधायक बनेंगे अजय टंडन जी। जी विनोद जी, दमोह में क्या टिकाऊ बनाम बिकाऊ का नारा चल गया फिर, अगर ये कहा जाए तो? नहीं, मैं ऐसे कोई किसी को टिकाऊ नहीं मानता। मैं किस बात के टिकाऊ? भारतीय जनता पार्टी की सीख रही है, कोई अजय टंडन वहां से 6 बार के विधायक तो है नहीं कि वो टिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सीट रही है, परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने कहा कि चुनाव का परिणाम आने दीजिए, फिर बात करेंगे। जी, लेकिन दमोह काफी दशकों तक आपका गढ़ रहा है विनोद जी, आगे भी रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। फिरोज जी, विनोद जी एकदम संतुष्टि के साथ और एकदम कॉन्फिडेंट में है कि भाई, कॉन्फिडेंस है विनोद जी कि भाई बीजेपी आनी है दमोह में। फिरोज जी मुद्दे बताएं जरा, आपसे मुद्दे जान लेते हैं। जिस तरह से कांग्रेस आगे है, क्या लगता है कौन से मुद्दे भारी पड़ गए बीजेपी पे दमोह में? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत है कि नारियल जेब में रखते हैं और नारियल ले जाके जहाँ भी जगह मिले नारियल फोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जनता ने कहा छतरपुर में तो 8 साल पहले नारियल फोड़ा था, अभी तो वहाँ मैदान पड़ा है। लोगों का सवाल जायज था, लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। फिर दूसरा मुद्दा आया उनका कि ये राहुल लोधी ने विकास के लिए छोड़ा है पद। लोगों ने कहा कि हमारे लिए संघर्ष करना था। सब जानते हैं कि ये बिकाऊ है, ये बिक के आए हैं, सबको पता था। वो मुद्दे थे। और पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, महंगाई और आखिरी में जो कोरोना छा गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उस कोरोना ने भारतीय जनता पार्टी का काम खराब कर दिया। और अब हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्योंकि जो बढ़त है ये दमोह के विधानसभा, पर्टिकुलर विधानसभा की आप बात करें तो एक निर्णायक बढ़त है। अब आगे जाके भारतीय जनता पार्टी कितनी इसको पार्ट लेती है, क्या कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। जी विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दमोह से राहुल सिंह लोधी जो मैदान में हैं, तो वो कांग्रेस की ओर से विधायक थे पहले, जिसके बाद इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो क्या लगता है कि जनता ने उनके इस निर्णय को सराहा होगा या नहीं? जनता ने इस निर्णय का साथ दिया है या नहीं? देखिए, ये राजनीतिक निर्णय है और मैंने आपको कहा कि अभी काउंटिंग पूरी हो जाने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जनता ने सराहा कि नहीं सराहा। अभी बहुत काउंटिंग शेष है, 66% काउंटिंग शेष है, 33% हुई है। फिरोज जी, लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बढ़त होगी, जीतेगी बीजेपी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दमोह हो, चाहे असम हो। कांग्रेस की क्या स्थिति, मैं आपसे बार बार यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कांग्रेस की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, वहाँ कभी भी हार जीत 5,000 के अंदर होती है, 2-3 हजार बहुत मार्जिन होता है वहाँ पर दमोह। अगर हमारे कैंडिडेट ने 4,500 वोट का मार्जिन बना लिया है वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक निर्णायक होना चाहिए। आगे अभी और भी कई राउंड्स हैं, आगे जो राउंड्स हैं जी विनोद जी,
जिन शिवाली जी- जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहा करती शिवाली थी, शहरी जी- क्षेत्र में जी चल रही विनोद है। जी बोलिए। फिरोज सिद्दीकी जी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वहाँ 500, 1000, 2000 का फासला होता है। जी। इसका मतलब है कि बाजी अभी पलटेगी, 1000, 2000, 500 के बीच में आएगी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ फिरोज लगातार जी अपनी बात इतने पे खुद ही चुनावों से कॉन्ट्राडिक्ट 1000, कर रहे हैं। 2000, 500 का फैसला होता है, जी। तो कोई बढ़त निर्णायक नहीं हो गई है। जवाब ले जी जी ये जी अभी जी बात पलटेगी, आप चिंता मत करिए। जवाब ले अभी लेते हैं। 66% जी। काउंटिंग बाकी है। जी जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी आप कह रहे हैं कि अभी 500, 1000 जितने का भी आंकड़ा है, जितना डिफरेंस ये रहता है, तो क्या मतलब आप संतुष्ट नहीं है इस चीज से कि कांग्रेस अब जीत रही है? तब भी अभी भी आप ये बोल रहे हैं कि अभी तो मतलब निर्णायक बढ़त नहीं कहा जा सकता, आना बाकी है, तो क्या गलत कह रहे हैं विनोद जी कि अभी बाजी पलट सकती है, पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, निर्णायक बढ़त मैंने इसलिए कहा है कि वहाँ 5000 में हार जीत होती है जी। और अगर हमारी पार्टी को 5000 वोट की लीड हमारे कैंडिडेट को मिल गई है, इसका मतलब वो निर्णायक स्थिति में आ गया है हमारा कैंडिडेट। अब ये भारतीय जनता पार्टी के बूते नहीं रहा कि इसको ये आसानी से पाट सके, जी। क्योंकि वहाँ बिल्कुल पोलिंगें जो हैं बराबर लग के चलती हैं, नेक टू नेक आता है वहाँ रिजल्ट हमेशा से। और अगर शुरुआत में ही हमारे कैंडिडेट जो लगातार 8 राउंड से बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी मार्जिन को, तो इसका मतलब लगता है कि अपवर्ड ट्रेंड में है, जनता ने जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अब बाजी पलटेगी तो मैंने कहा कि शाम को हम जब रिजल्ट आएंगे तभी हम कोई फाइनल बात कह सकते हैं, लेकिन अभी तो हम आशान्वित हैं और बहुत हमारे आशा के मुताबिक जो है ये चुनाव परिणाम जो वहाँ का रुझान आ रहे हैं वो हमारे जी। आशा के मुताबिक है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद, नमस्कार। जी तो देश में बता दें 5 राज्यों की वोटिंग जारी है, मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो लगातार टीएमसी बढ़त बनाए हुई है, वहीं अगर मध्य प्रदेश राज्य के दमोह की बात की जाए तो कांग्रेस अभी तक बढ़त बनाई हुई है। दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो वहां क्षेत्रीय पार्टियां बढ़त बनाई हुई है। ना बीजेपी का जादू ना कांग्रेस की शक्ति कोई भी काम नहीं कर पाई है। लगातार क्षेत्रीय पार्टियां ही दक्षिण भारत में आगे चल रही हैं। अगर बात दक्षिण भारत के राज्यों की जाए तो लगातार क्षेत्रीय मुद्दे, हमने हमेशा से देखा है कि क्षेत्रीय मुद्दे लगातार वहां भारी पड़ते रहे, लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबला इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिवर्तन या फिर खेला दोनों के बनाम दोनों नारे जो बीजेपी ने परिवर्तन होवे और दीदी ने कहा था कि खेला होवे, तो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर रुझान की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में खेला होता ही नजर आ रहा है और तीसरी बार ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने की बिल्कुल स्थिति में नजर आ रही हैं। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।